उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज पे। दोस्तों, जो पीसीएस मंत्रा का हमने 8 नंबर का टेस्ट किया था उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे 76 से लेकर 150 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, पेपर पास आ गया है तो अब यही एक टेस्ट लेके आएंगे हम, बाकी अब कुछ और छोटे छोटे वीडियोज़ लेके आएंगे। तो यहाँ पे 76 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर दीवार में चुनवा दिया था? ठीक है, तो यहाँ पे कौन था? ये वजीर खां था। गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, कौन थे? एक जोरावर सिंह था और एक फतेह सिंह था। तो इनके द्वारा इस्लाम स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए सूबेदार कौन सा था? वजीर खान। वजीर खान ने इन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो, आपको हेल्प कर रहा हो, तो आप देख तो रहेंगे ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं लेके आता हूँ जो आपको डिस्टर्ब होगा रोज़ रोज़। बस एक आध वीडियो हफ्ते में लेके आता हूँ और वो आपके फ़ायदे के लिए ही लेके आऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमको थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। देखिए, कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। अकबर के समय मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था? हाँ जी, बिल्कुल कहा जाता था। बैरम खान ने वजीर के पद पर रहते हुए स्वयं शाही निर्णय लेना शुरू कर दिया था? हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अकबर कहते हैं इनकी जो एज थी ये थोड़ा कम ही थी, तो ऐसा भी यहाँ पे ये करते थे। ठीक है। मीर बख्शी राजस्व विभाग का प्रमुख होता था? जी नहीं, मीर बख्शी राजस्व प्रमुख का नहीं होता था। ठीक है, ये सैन्य का होता था। किसका होता था? ये सैन्य प्रमुख होता था। मीर आतिश तोपखाने का। बिल्कुल, यहाँ पे आतिश शब्द लग गया तो तोपखाना हो ही जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है। शिवाजी ने जिंजी को अपनी दक्षिण भारत की राजधानी बनाया था? तो बिल्कुल सही बात है, जो जिंजी का है वो दक्षिण भारत का अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद में क्या है? इन्होंने काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया था? बिल्कुल, इन्होंने काशी के विद्वान को बुलाया था, इनका नाम था गंगा भट्ट। मराठा प्रशासन में आमात्य प्रधानमंत्री होता था? तो ऐसा नहीं है, आमात्य नहीं, यहाँ पे होता था पेशवा प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, पेशवा। आमात्य जो होता था वो अन्य काम करता था। आमात्य कौन कौन से काम करता था? तो आमात्य करता था जो वो होते थे वित्त के काम थे, वित्त के या प्रशासन के काम वो, या इसको कहते थे राजस्व मंत्री। सीधे सीधे राजस्व मंत्री आमात्य होता था। और जबकि पेशवा जो होता था ये क्या होता था? ये प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, बाद में आगे चल के पेशवा क्या होते हैं? मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं और यही कर्ता धर्ता बन जाते हैं। और जो मराठा छत्रपति होता है वो नाम मात्र का हो जाता है। ठीक है। निम्न में से कहाँ पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ पे? डिंडीगुल में इसने की थी। ठीक है, हैदर अली ने। अब कब की थी? तो 1755 में डिंडीगुल में। ये पहले फौजदार था, तो फौजदार रहते हुए ही इसने की जो कर ली थी। ठीक है, ध्यान रखना, बाद में कोई शासक भी बन जाता है वहाँ का, लंबी कहानी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द्वैत शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है? बिल्कुल सही बात है। वारेन हेस्टिंग के समय श्वेत विद्रोह हुआ? जी नहीं, इस टाइम कौन था? इस टाइम क्लाइव ही था। ठीक है, जब जो अंग्रेज सैनिक थे वो भत्ता वत्ता के लिए विद्रोह करते थे, तो जो कर दिया था, तो क्लाइव में होते थे। कार्नवालिस की समाधि गाजीपुर में है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला गलत हो गया, यानी कि हमारा 1 और 3 सही हो गया। ठीक है। अच्छा, देखिए, मैं तरीका बताता रहता हूँ, इस बार पेपर नज़दीक है इसलिए तेज़ी से करा रहा हूँ। देखिए, अगर हमको पता था कि श्वेत विद्रोह क्लाइव के टाइम पे हुआ है, बाकी दो नहीं पता था, तो देखिए ये पता था कि 2 गलत है, तो देखो 2 यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे हमारा आंसर 1 और 3 आ जाता अगर हमें सिर्फ एक फैक्ट पता होता। ठीक है, तो ऐसे ये ट्रिक्स ये पेपर में ज़रूर लगाना आप लोग। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा विलियम बेंटिक से संबंधित है? ठीक है, देखिए, सती प्रथा का अंत? बिल्कुल है। दास्तां उन्मूलन का अधिनियम? बिल्कुल है। सिंध का विलय नहीं है, क्योंकि सिंध का विलय कब होता है? 1843 में। और किसके नेतृत्व में होता है? तो नेपियर के नेतृत्व में होता है। और 1843 में किसका कार्यकाल था? जरा कोई कमेंट करेगा तो मैं बता दूं, ये कार्यकाल था एलन बरो का। किसका था? एलन बरो का। ठीक है, मैंने एक बात कही आप लोगों से, मॉडर्न इंडिया में अगर कुछ ना कर सको इस टाइम पे, तो 4 काम कर लो, 4 चीज़ें जरूर पढ़ लो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा या जिनको मजबूत करना है। एक तो गवर्नर जनरल, कैसे भी करके मोस्ट उनको याद कर लो और उनके जो काम हुए हैं। देखिए, अगर आप 2 घंटे से 2.5 घंटा देते हैं तो ये आप लोग एक बार इसको कर लोगे। उसके बाद में जितने विद्रोह हुए हैं, ठीक है, चाहे वो नागरिक हों, किसान हों या जनजाति हों, इनको अच्छे से याद कर लो। ठीक, उसके बाद में स्वतंत्रता संघर्ष की घटनाएं, मुश्किल से 30 घटनाएं होंगी। इन 30 घटनाओं को आप लोग 100% याद ही कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। और चौथा बचता है तो पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं और कुछ संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना। ये 4 काम मॉडर्न इंडिया से जरूर कर लो आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मानक्रीफ आयोग का संबंध निम्न में से किससे था? तो किससे था? तो ये सिंचाई से था। ठीक है, सिंचाई से। मानक्रीफ महोदय जो थे ये सिंचाई से। कब आया था? ये 1901 में आया था। और ये किसका टाइम पीरियड था?
तो ये टेम्परेचर कर्जन का था। अब ये चीज़ें जब आप लोग निकालने लगोगे किसका टेम्परेचर, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग भी बनाया था, वो कब बना था जरा कमेंट करिए कोई लोग। और एक एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग भी जो बना था। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, प्लीज़ कर दिया करो, मानते हैं अब टाइम नहीं है, लेकिन क्या है 1 सेकंड जाता है, कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा नहीं है, इसमें किसान को भूस्वामी माना जाता था, बिल्कुल। देखिए 2 थे, एक तो था रैयतवाड़ी, एक था महालवाड़ी। तो जो महालवाड़ी था इसमें पूरे गांव को इकाई मानते थे और गांव से सामूहिक रूप से लगान लेते थे। गांव में किसी मुखिया को दे दिया इसका कि भाई यहाँ से आप लोग इकट्ठा करो, तो गांव लेते थे, ठीक है। लेकिन जो रैयत था, रैयतवाड़ी था, इसमें किसान, रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब किसान पार्टिकुलर किसान को मानते थे, किसान से ही लेते थे, ठीक है। तो यहाँ भूस्वामी हो गया। और लगान अदायगी के लिए सूर्यास्त कानून लगाया गया, नहीं, ये रैयतवाड़ी में नहीं लगाया गया, ये स्थायी बंदोबस्त था, उसमें सूर्यास्त का कानून था। कहते थे कि अगर जो डेट निश्चित कर दी, अगर इस दिन सूर्यास्त का समय होता था, इस सूर्यास्त तक आपके पास पैसा नहीं पहुंचा, तो क्या था, जो जागीरदारी थी वो ले ली जाती थी, दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती थी, ठीक है। तो ये रैयतवाड़ी से नहीं, ये क्या था, ये स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के 12 महल जो की गई, बिल्कुल, रैयतवाड़ी की तमिलनाडु के 12 महल से की गई। यह भारत के सर्वाधिक भूभाग पर लागू किया था, बिल्कुल, ये 51% भूभाग पर लागू किया गया। और महालवाड़ी जो थी वो 31 पे थी, और शेष पे क्या थी, ये आपकी स्थायी बंदोबस्त था, ठीक है। और महालवाड़ी में मैकेंजी थे, और जो रैयत थे कर्नल रीड, कौन थे, रीड, ध्यान रखना। 84, देखिए कहीं कहीं पे कुछ गलतियां होती हैं, तो उसको आप लोग थोड़ा सा बताना भी और एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तात्या टोपे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ध्यान रखना, कथन सत्य नहीं है। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, बिल्कुल सही बात है। 1857 के विद्रोह में इन्होंने ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। ग्वालियर के पतन के बाद ये कानपुर चले गए, जी नहीं, ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कानपुर फिर कहा जाएंगे, ये चले गए बेचारे नेपाल, कहाँ गए, नेपाल चले गए, ठीक। और जहाँ पे क्या हुआ, एक जमींदार था मान सिंह के विश्वासघात के कारण फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया, और ये क्या हुआ, इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये फांसी दे दी गई थी। तो उपरोक्त सभी एकदम सत्य नहीं, तो यही वाला हमारा सी आंसर हो जाएगा। लिखा है निम्न में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। देखिए जो कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं हैं, कम से कम 7 संस्थाएं हैं वहाँ पे, और बहुत अजीब हैं, क्योंकि एक जैसे सबके नाम हैं, इनको जरूर याद कर लेना। क्यों मुझे याद आ गया, क्यों ये लोग वहाँ पे संस्थाएं बनाए हैं ना, इसलिए याद आ गया थोड़ा सा। 86, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 ही तो कर रहे हैं। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन संस्थान गोरखपुर में स्थित है, बिल्कुल, मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन संस्थान कहाँ है, गोरखपुर में है, ध्यान रखना। केंद्रीय कुष्ठ संस्थान झांसी में है, जी नहीं, ये कहाँ पे है, कुष्ठ वाला आगरा में है, इसको भी ध्यान रखना है। जेके कैंसर संस्थान कानपुर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 सही हो जाता है। पढ़ते हैं आगे, कौन सी पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित होती है, ठीक है, देखते हैं। कल्याण होती है, बिल्कुल, और आरोग्य ये भी होती है, इसका प्रकाशन गोरखपुर से होता है। जबकि ज्ञान भारती का प्रकाशन कहाँ से होता है, लखनऊ से होता है। तो यानी कि 1 और 2 हमारा आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ है, केंद्रीय आम वाला, ये लखनऊ में ही है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मलिहाबाद में यहीं पे आम होते हैं, ठीक। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थारू जनजाति के संबंध में सही नहीं है, यह किरात वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, किरात वंश से, ठीक है। इसमें एकल परिवार की प्रथा है, जी नहीं, ठीक है। इसमें बदला विवाह का प्रचलन है, हाँ बिल्कुल, बदला विवाह का मतलब है हमारी जिससे शादी हुई है उसकी बहन, हमारी बहन से क्या, सॉरी, मतलब बहन का आपस में बदला यहाँ पे हो जाता है, दोनों लोग आपस शादी कर लेते हैं, ठीक है। दीपावली को शोक के रूप में जो मनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें एकल परिवार नहीं, इसमें क्या था, इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित होती है, ठीक है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे ये लखनऊ में स्थित है। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत सरल पेपर है, ऐसे ही पेपर आते हैं। देखिए 30 से 35 क्वेश्चन सरल तो आते ही आते हैं, ठीक है। और क्या होता है, 30 से 35 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट आते हैं। कितने हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए। अब 70 जो क्वेश्चन और जो बचेंगे, ये होता है पेपर सरल आया या कठिन आया। अगर ये क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट हो गए तो कहते हैं पेपर है बड़ा कठिन आया। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट से नीचे हो गए तो कहते हैं सरल आया। और अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो गया तो कहते हैं बहुत कठिन आया। लेकिन 35 से 40 सवाल तो सरल आते ही आते हैं, और 40 सवाल ऐसे आएंगे 35 से 40 जिनको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लोगे, ठीक है। तो 40 80 बात बनती है, 80 क्वेश्चन तो सब सही कर लेते हैं, बस उसके बाद में जो करता है 20 क्वेश्चन सही, उसी का सिलेक्शन होता है। 20 क्वेश्चन हमको 70 से निकालने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो देखिए कह रहा है कि कौन से नीति निर्देशक 1976, अच्छा, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, बिल्कुल सही बात है। उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, ये भी जोड़ा गया था। न्याय, समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को जो मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना, ये भी सही बात है। यानी कि 1, 2, 3, 4 सारे आंसर यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चारों जो है निर्देशक तत्व कब जोड़े गए थे? ये 76वें संविधान संशोधन 42 में जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं, आइए पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन को कह रहा है कि कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं? अच्छा, जो डीपीएसपी हैं यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें 3 प्रकार के होते हैं, एक तो समाजवादी, एक गांधीवादी, एक उदारवादी। तो कह रहा है कि गांधीवादी कौन है? जो गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित होते हैं। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे, यहाँ नहीं आगे हैं, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। देखिए, जो ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करना, बिल्कुल गांधी जी कहते थे कि गाँव को थोड़ा सा मजबूत बनाइए और यहाँ पंचायतों को बढ़ावा दीजिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, बिल्कुल गांधी जी कहते थे। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, नहीं, देखो उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी तो समाजवाद हो जाएगा, समाजवादी। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी मतलब शेयर की बात कर रहा है, तो शेयर कहाँ पर? ये समाजवाद की बात कर रहे हैं, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। गोवध पर रोक लगाना, बिल्कुल सही बात है। मतलब 1, 2, 4, 5 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 4, 5। और क्वेश्चन देख लेते हैं, पारिस्थितिकी निकेत, इकोलॉजिकल नीचे। ठीक है, कह रहा कि शब्द जो ग्रीनेल्स ने दिया था नीचे, इसके आंसर है, कह रहा कौन सा सही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, जो इकोलॉजिकल नीचे शब्द था इसको ग्रीनेल्स ने दिया था। निकेत एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है, बिल्कुल। निकेत, निकेत का मतलब होता है घर। ठीक है, ये सही बात है। किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की 2 जातियाँ साथ साथ नहीं रह सकती। हाँ बिल्कुल, एक घर में 2 लोग, ठीक है, वैसे तो रह सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो ये भी सही है, मतलब तीनों हमारे सही हो जाते हैं। जब वायुमंडल का तापमान बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए जब तापमान बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। देखिए भाई, यहाँ पे आप पानी रखो और तब ये हीट जो बढ़ेगी तो क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाता है। जब वायुमंडल का तापमान बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। वायुमंडल का तापमान घटने पर क्या होता है? आपेक्षिक आर्द्रता के अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। ठीक है, घटने पर घटेगी, बढ़ने पर क्या होगी? बढ़ेगी। किस दशा में तापमान में कमी देखी जाती है? अच्छा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर। देखिए भूमध्य रेखा ये है, ये ध्रुव होंगे, तो कह रहा है कि तापमान की कमी, बिल्कुल यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं ना, अब यहाँ पे धीरे तिरछी होती जाती है तो तापमान यहाँ पे कम होगा, इसलिए तो ये ध्रुव क्या है? बर्फ से ढके हुए हैं, तो ये बात सही है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों के जाने पर तापमान क्या होता है? कमी की बात कर रहा है, कम हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, नीचे यहाँ पे आपने दिए हैं, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर, बिल्कुल समुद्र तट क्या होते हैं? ये थोड़े से गर्म होते हैं, जैसे ही ऊंचाई पर जाएंगे यहाँ पे ठंडे होते हैं, ये भी सही है। ऊंचाई से समुद्र तल की ओर जाने पर नहीं, ये तो उल्टी बात कह रहा है, यानी 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 सही हैं। ठीक है, कौन से गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र के उदाहरण हैं? ठीक है, देख लेते हैं कौन से हैं, नीचे ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे सल्फर चक्र नहीं, फास्फोरस चक्र नहीं, नाइट्रोजन चक्र है, कार्बन चक्र है, तो यानी कि 3 और 4, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पोषक तत्व पारिस्थितिकी तंत्र से कभी भी लुप्त नहीं होते, बल्कि वे क्या होते हैं? बार बार चक्रों में पुनर्नवीनीकृत होते रहते हैं। ठीक है, तो वही क्या है? ये चक्र कहलाते हैं। जैसे भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक गैसीय होते हैं, गैसीय प्रकार के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है ना। दूसरे होते हैं अवसादी चक्र। तो अवसादी चक्र में ये फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र का जो क्या होगा? ये अवसादी होंगे, क्योंकि ये गैस तो है नहीं, है ना। ठीक है, और गैसीय की बात कर रहा था, ध्यान रखना। बढ़ जाते हैं आगे। महासागरीय जल की औसत लवणता 35% होती है, बिल्कुल बात सही है। फिर कह रहा है वाष्पीकरण की क्रिया तथा नदियों द्वारा ताजे जल की आपूर्ति से सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है, देखिए वाष्पीकरण से तो वृद्धि होती है, जैसे कि यहाँ पे पानी है, इसमें लवण है। ठीक है, अब देखिए लवण यहाँ पे कितने हैं वो पानी की मात्रा पे भी डिपेंड करता है। जब यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, पानी कम बचा, तो यहाँ पे लवण तो गए नहीं, तो लवण और ज़्यादा हो गए, तो ये तो बात सही है। लेकिन जो नदियों का ताज़ा पानी होता है वो लवणता और कम करता है, क्योंकि ये मीठा पानी होता है, ये यहाँ पे आएगा, जहाँ पे वहाँ पे क्या होगी? लवणता और कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए रामसर संधि आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं उसके युक्त उपयोग हेतु की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, बिल्कुल, जो नम भूमियाँ होती हैं इन पे। ठीक है, रामसर इराक का एक शहर है, इराक का नहीं है, कहाँ का है? ईरान का शहर है। ठीक है,
ईरान का शहर है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित सांडी झील रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दो वाला गलत है, तो दो यहाँ पे ये गलत हो गया, और देख लीजिए दो यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे दो शामिल हो गया, यानी 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ समझ लो, 2 फरवरी को विश्व नमभूमि दिवस मनाया जाता है, नमभूमि दिवस, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही ईरान का शहर था रामसर, वहाँ पे ये अभिसमय मतलब ये लागू हुआ था, ये मतलब इसकी बैठक हुई थी। अच्छा, लागू कब होता है ये, तो 1975 से ये लागू हो जाता है। ठीक है, और अभी कमेंट करिए कि भारत में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं। ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है, तो बिल्कुल सही बात है। गैंडा दिवस 22 सितंबर को होता है, बिल्कुल सही बात है। हाथी दिवस 12 अगस्त को होता है, बिल्कुल, और विश्व युवा दिवस भी इसी दिन होता है। विश्व खाद्य दिवस 13 को नहीं होता है, ये कब होता है? ये 16 अक्टूबर को होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है? अच्छा ठीक है, आगरा का लाल किला बिल्कुल है, ताजमहल ये भी है, फतेहपुर सीकरी ये भी है, खजुराहो के स्मारक, पहली बात तो ये यूपी में है ही नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? तो आनुवांशिक संसाधनों की भागीदारी से। देखिए नागोया जो प्रोटोकॉल है ये 24 अक्टूबर 2010, कहाँ पे? जापान का शहर है ना नागोया, जापान के नागोया शहर में संयुक्त राष्ट्र के देशों ने आनुवांशिक संसाधनों की भागीदारी पर किया। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आनुवांशिक रूप से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियमित करता है। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कथनों पर विचार ही करना है सिर्फ, तो बात तो सही है, सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं। मथुरा के शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस आगरा के ताजमहल को नुकसान हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सही बात है। औद्योगिक क्षेत्र में इसी गैस के कारण आंखों में जलन होती है, बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही होती है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। कॉप किस सम्मेलन में हरित जलवायु निधि स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? कॉप के किस सम्मेलन में? तो ये भैया कानकुन सम्मेलन जो था कॉप 16 में 2010 में। कहाँ कानकुन कहाँ है? मैक्सिको का शहर है। किसका शहर है? मैक्सिको का शहर है, इसमें आयोजित हुआ था। ठीक है, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पादों की पहचान के लिए इको मार्क की शुरुआत कब की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए इस बार, है ना, और सबका पीटी निकल जाए। तो ये 91, ठीक है, 1991 में। ठीक, समझ में आई बात। और देखो इस लोगों में क्या होता है, एक मिट्टी का घड़ा होता है ना, इस तरीके से मिट्टी का घड़ा होता है, आर्ट बहुत ख़राब है, इस तरीके से, है ना। ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये किसमें? पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, ससाकावा कौन देता है? तो UNEP। ठीक, देश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किस राज्य में स्थापित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असम में अभी जो है यहाँ पे क्या वन्यजीवों की बहुलता को देखते हुए वहाँ देश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर विकसित किया गया। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर में भी आ सकता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने असम बोल दिया, असम नहीं, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। रेडियो सक्रिय सोडियम का निम्न में से क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? यह शरीर में रक्त प्रवाह के वेग को मापता है, सोडियम। ठीक है, अस्थि रोगों में इसका इलाज होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना सोडियम का। बढ़ जाते हैं आगे। कह रहा है कि दूध का पीएच 7 से कम होता है। जी बिल्कुल सही बात है, दूध का अगर क्षारीय होता है, नहीं, जब 7 से कम है तो क्या अम्लीय हो जाएगा? ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाता है, नहीं ये वाला सही है। किसका प्रयोग बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पायरीन का करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? पायरीन का करते हैं। ये जो पायरीन होता है, पायरीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। कौन का नाम होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो बिजली से आग लगती है तो इसको बुझाने में इसी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखते हैं। साधारण दवा सोडियम क्लोराइड होती है, हाँ सही बात है। लाल दवा पोटेशियम नाइट्रेट होती है, नहीं, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट होती है। कौन होती है? पोटेशियम परमैंगनेट होती है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, बिल्कुल। कार्बोनिक अम्ल फिनाइल होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी बी वाला हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, अच्छा पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? तो ये सोरा होता है। क्या होता है? सोरा। कौन सा एक जिंक का अयस्क नहीं है? ठीक है, देखते हैं कौन सा नहीं है। तो जिंकाइट है, कैलामीन है, जिंक ब्लेंड है, सिनेबार नहीं है। सिनेबार किसका है? सिनेबार मरकरी का है ना। ठीक है, बिजली की तार की केबल बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको कहते हैं PVC। बढ़ते हैं आगे।
115 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, सही बात है। यह डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, सही बात। ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है, तीनों सही हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट हो जाता है? तो ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। किस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, नहीं सॉरी, ये कहते हैं हाइपोथैलेमस को। अगर हाइपोथैलेमस ना होता तो पीयूष ग्रंथि हो जाती, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और इससे ही पीयूष ग्रंथि क्या होती है, जुड़ी होती है। तो पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के बराबर होती है और पीयूष ग्रंथि कई ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, जो इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ध्यान रखना, मास्टर ग्रंथि कौन है, पीयूष है, और मास्टर ऑफ मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है, हाइड्रा जो होता है ये मुख्यतः तालाब, पोखर, झील, नदी आदि में पाया जाता है। ठीक है, और ये पौधे या वस्तु से चिपके हुए होते हैं, और ये कभी कभी चलिए ठीक है, लंबा हो जाएगा। कुल मिला के ये क्या होता है, इनका जो हाइड्रा में पुनर्जनन और जो अथवा मुकुलन, जो इनसे इनकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है, यहाँ प्रजनन इनका इसी से होता है। कौन गैर संक्रामक रोग हैं? ठीक है, देख लेते हैं कौन से हैं। कह रहा गैर संक्रामक हैं, जो फैलते नहीं हैं, गैर संक्रामक हैं। तो देखिए, बेरी बिल्कुल सही बात है, ये गैर संक्रामक है। रिकेट्स गैर संक्रामक है। कैंसर भी गैर संक्रामक है। टीबी फैल जाती है, मतलब थोड़ा सा संक्रामक रोग इसको कहते हैं। ठीक है, एड्स भी संक्रामक रोग है, इसका भी गैर संक्रामक है। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6। ठीक है, देखिए कितना अच्छा टेस्ट है, आपको बहुत सारा रिवीजन हो गया होगा यहाँ से। बढ़ जाते हैं 120 नंबर क्वेश्चन की ओर। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया। तो बात बिल्कुल सही है। डार्विन के प्रयोगों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति की कार्यविधि की जानकारी मिलती है। तो ये डार्विन नहीं थे, ये कौन थे, ये मेंडल थे। ठीक है, मेंडल का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है। तो ये थे डार्विन, उल्टा लिख दिया यहाँ। देखिए, किसी पादप के निम्नलिखित अंगों में से कौन से उसके श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? देखिए यहाँ पे बता दूं, क्वेश्चन नंबर 121 में थोड़ा कन्फ्यूजन है हमको, अगर कोई सुझाव दे तो दे, क्या है गलती यहाँ पे। ठीक है, किसी पादप के निम्नलिखित अंगों में से कौन से उसके श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? अच्छा देखते हैं, नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो जड़ भाग लेती है श्वसन की प्रक्रिया में। देखिए, पत्तियाँ तो लेती ही हैं, फूल भी लेता है, तना भी लेता है और फल भी लेता है। देखिए, किसी पादप में सभी अंग जो श्वसन करते हैं, जड़ भी श्वसन करती ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सब हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 सब हो जाएंगे। कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? आहार का निर्माण। ठीक है भाई, गैसों का विनिमय है, जल का वाष्पन है, खाद्य और जल का संचालन। ये पत्ता नहीं, पत्ता तक तो पहुँचता है। ठीक है, तो डी, ये किसी पौधे में हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य निम्न है, ये प्राथमिक कार्य पत्ते का नहीं है। ठीक है, तो प्राथमिक कार्य कौन कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन तैयार करना, भोजन का संचय करना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा श्वसन, विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक, ये सब है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, कहाँ होगा? ध्रुव पे होगा। देखिए ऐसे बनती है ना, तो गुरुत्वाकर्षण, देखिए यहाँ ध्रुव पे पृथ्वी चपटी है, तो ऐसे मान के चलो कि कोई चुंबक यहाँ रखा है, मैं आपको याद करने के लिए जो बता रहा हूँ, और तो यहाँ पे तो ये भूमध्य रेखा पे तो ज़्यादा हो गया ना स्थान, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ? यहाँ पे होगा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा भार होगा। ठीक, याद रखोगे, भूलोगे नहीं कभी, कुल मिला के। ठीक है, और विषुवत पर क्या होगा? यहाँ पे न्यूनतम होगा, यहाँ पे अधिकतम होगा। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 25 की ओर। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, यही काम होता है। विचार करिए, कौन सा विद्युत चालक के उदाहरण है यहाँ पे? थर्माकोल है? नहीं। वायु है? नहीं। मानव शरीर है? बिल्कुल, करंट लग जाता है। एल्युमिनियम की पत्ती, ये भी है, यानी कि 3 और 4 सही हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? तो क्यों प्रयुक्त करते हैं? बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। जब उसमें आर्गन गैस होती है तो उसका क्या होता है? इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, लेकिन टंगस्टन उच्च ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल सकता है, अतः इसमें क्या करते हैं? आर्गन गैस जो भरते हैं, जो क्या है? किसी अन्य अक्रिय गैस या आर्गन या किसी और अक्रिय गैस कोई भी जो भर दो, आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है, तो इसमें क्या आयु उसकी बढ़ जाती है। किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगें 7 रंगों को किस घटना के कारण दर्शाती हैं? तो किस, ये होता है व्यतिकरण। किसके लिए? व्यतिकरण। ठीक है,
भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखता है, इसके पास है, क्या है भाई इसके पास, तो इसका पृथ्वी के समान कोणीय वेग है। ठीक है, थोड़ा तेज गति से कर लेते हैं। अब निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है। ठीक, देखते हैं किस एक का जड़त्व अधिकतम है। एक परमाणु का अधिकतम है, ठीक है, या अणु का, या एक रुपये के सिक्के का, क्रिकेट की एक गेंद का, तो किसका जड़त्व अधिकतम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है। देखिए जो जड़त्व होता है ये द्रव्यमान पे जो निर्भर करता है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। जड़त्व होता क्या है, अपनी जो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना। ठीक है, जैसे कि क्या है, जैसे यहाँ पे एक सिक्का पड़ा है, अब इसको यहाँ पे जाना है तो इसमें बल लगेगा ना, ये खुद नहीं जा रहा है, आप इसको खिसकाओगे तो क्या प्रतिक्रिया जो करेगा जो करता है ना, तभी तो बल लगता है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, गेंद का है ना। तो देखो आप सिक्के को हल्का हाथ लगा के ठीक बढ़ा सकते हैं, लेकिन गेंद को थोड़ा भारी हाथ तो लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे डी सही हो जा रहा है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, एरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं होता है, जिसको आरबीसी भी कहते हैं। ठीक है, और आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, क्लियर बात है। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, जो पाचन के अंत में होती है ये रासायनिक ऊर्जा होती है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को क्या करता है, मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता, अतः पाचन के दौरान जटिल भोजन को सरल में तोड़ता है। ठीक है, पाचन के फलस्वरूप ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एटीपी के रूप में इकट्ठा होती है, ध्यान है ना ये बात। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ कथन है, देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके नीचे ही रखे हैं। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रस्तावना को जरूरी नहीं कि लागू ही किया जाए, बाध्यकारी ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था के लिए बिल्कुल, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं संशोधन तो हो सकता है। ठीक है, संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित ना हो, बस इतनी बात है। तो 1 और 2 सही हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, कह रहा भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो प्रधानमंत्री है यहाँ पे। ठीक है, और राष्ट्रपति है, लोकसभा, तो लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। भारत एक गणतंत्र है, इस संदर्भ में गणतंत्र का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ठीक है, देखते हैं। तो भारत में वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है, यही है, बाकी सब सही हैं। ठीक है, यहाँ पे वंशानुगत नहीं है ना। भारत संविधान की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी है, संघीय है कि एकात्मक है, कि प्रकृति में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक है, तो कौन सी है, तो यही है, प्रकृति में संघीय लेकिन भावना में क्या, एकात्मक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य का गठन कर सकता है, तो संसद कर सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन है, यहाँ पे नीचे रखा है। हाँ, कह रहा कि क्या कह रहा भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता, तो भाग 3 में कहाँ रखी नागरिकता, नागरिकता कहाँ है, भाग 2 में है, 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, भारत का संविधान दोहरी नागरिकता देता है, बिल्कुल नहीं देता है, यहाँ पे क्या है, एकहरी है, भारतीय है हम लोग। ठीक, तो दोनों गलत हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार, बिल्कुल मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल वाद योग्य हैं। इनके लिए हम, अगर इनका हनन होता है तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे न्यायालय चले जाएंगे। ठीक है, इनके लिए केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं, केवल नहीं, आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। ये संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा इसको नहीं, आर्टिकल 32 को कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 को कहा गया है, यानी केवल एक सही है। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे। हाँ, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के में निम्नलिखित में से किस भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है, तो कहाँ है, नीति निर्देशक तत्वों में है, सीधी बात है। कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, आर्टिकल 40 संबंधित है, सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये इस प्रस्ताव का अंत 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अंत, 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है, तो किसमें है, 61 में है कि नहीं है ना, कमेंट करिए आप लोग, है। अच्छा, 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ जो निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। 72 में क्या क्षमादान है राष्ट्रपति का, बिल्कुल। 123 में क्या है, उसका अध्यादेश जारी करना है राष्ट्रपति का, बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री को अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद के किसी भी सदन का, बिल्कुल संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि वो पीएम चुनते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर वो उसका सदन में सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि पीएम बनते समय सदस्य होना अनिवार्य है, तो नहीं अनिवार्य है, 6 महीने बाद तक वो बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भारत सरकार का विधिक परामर्शदाता होता है, विधि मंत्री नहीं, कह रहे हैं भारत सरकार की बात कर रहे हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं, महान न्यायवादी। जो विधिक परामर्शदाता होता है ये महान न्यायवादी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, न्यायाधीश नहीं होता है। आर्टिकल 76 के अनुसार कौन महान न्यायवादी होता है,
महाधिवक्ता राज्य का होता है आर्टिकल 165 की। ठीक, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। यूपी में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? 11 जुलाई और सन 2000 को। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में विकलांगों की संख्या सर्वाधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मुझे तो नहीं पता था, कहाँ है? अच्छा ध्यान रखो, यूपी जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा सर्वाधिक का कोई क्वेश्चन आए तो यूपी मार के आना, ठीक है? अगर नहीं आ रहा है तो भैया, क्योंकि यूपी में देखिए जब जनसंख्या सर्वाधिक है तो सबसे ज़्यादा विकलांग यही होंगे भाई। जनगणना 11 के अनुसार देश में उच्च साक्षरता जिला सरचिप किस राज्य में स्थित है? अच्छा, सरचिप जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये मिजोरम में है, केरल मत मार देना। ये कहाँ है? सरचिप जो है मिजोरम में है। जबकि अच्छा एक है, मुझे याद आ गया, अलीराजपुर। अलीराजपुर, अलीराजपुर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है और ये न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, न्यूनतम। 149 नंबर देखते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर में सबसे अधिक सुधार 2001 की तुलना में किस आयु वर्ग में देखा गया है? तो किस में देखा गया है? 7 से 14 वर्ष वाले में देखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये नामांकन जो स्कूल में ज़्यादा हुए हैं और लोग पढ़ रहे हैं। फिर क्या है? 11 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 कितना है? तो कितना है भाई? 919 है क्या? तो 919 है, सही है। तो ये 150 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद में शायद मैं एक टेस्ट और लेके आऊँ, तो आप लोग अगर इसमें थोड़ा सा लाइक वगैरह कर देंगे या बोलेंगे तो मैं ले आऊँगा एक और टेस्ट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।